टू द लेक्चर नंबर 16। आज इस लेक्चर में हम AIB में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आपका AIB का एग्जाम्स होने वाला है, उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। एज यू नो कि सारे लेक्चर्स में हम लोग 25 क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज भी लेक्चर नंबर 16 में हम 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन आज के क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए है कि प्रेप हॉरिजॉन ऐप पर बैच चल रहा है जो AIB एग्जाम्स के लिए है। डेडिकेटेड बैच होगा जहां पर आपके लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगे। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस का होता है कि वहां पे आप अपने डाउट जो है आप क्लास में ही पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है, मतलब आपके PYQs जो होते हैं वो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में वहां पर अवेलेबल है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को इजिली वहां पे इवेलुएट भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो यहाँ पे है कि जो AIB 21 के लिए डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहे हैं जो ऑलरेडी रनिंग पर है, तो वहां पे आप ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि सिर्फ प्रेप हॉरिजॉन ऐप डाउनलोड करना है। इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर तो गूगल प्ले पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्रेप हॉरिजॉन। इफ यू आर एन iOS यूजर, एप्पल फोन यूज करते हैं तो आपको है ऐप स्टोर पे जाके सिर्फ वहां पे जाके आपको प्रेप हॉरिजॉन का ऐप जो है डाउनलोड करना है। ऐप में जाके सिंपल सा जस्ट रजिस्टर करिए। वहां पे जो भी आपका इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा लाइक नेम, नंबर एंड योर मेल ID। उसके बाद आप वहां पे जो फीचर्स हैं वो आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जरूरी इंफॉर्मेशन है कि जो आपका AIB 21 के लिए डेडिकेटेड बैच रनिंग पर है वो अभी ऑफर पे मिल रहा है। दैट इज ओनली 999 पे आपको दिया जा रहा है। एंड कोई भी क्वेरी होती है, किसी भी तरह का आपको इश्यू होता है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये नंबर दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर 9727040406। इस पे आइदर व्हाट्सएप या कॉल पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन 376 नंबर। 376 क्वेश्चन नंबर 376 में क्या बताया गया है, क्या बोल रहे हैं ये देखिए कि विच सेक्शन डिस्कसेस विद रिगार्ड टू सपिंदा रिलेशनशिप के बारे में अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो यहाँ पे आपको सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन 3 के दिया हुआ है, बट उसमें आपको डिफरेंस दिया है उसके क्लॉज पर। तो एक बार देखिएगा, नजर डालिए क्वेश्चन पे एंड उसके ऑप्शन पे, फिर बात करते हैं कि इसका करेक्ट क्या आंसर होगा एंड उसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा। एक बार देखिएगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो सेक्शन 3F जो हमारे सारे ऑप्शंस में दिए गए हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये बात करेंगे। फिर क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज दिया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड आपको दिया है यहाँ पे। इसके बाद क्या है कि इसमें जो है सेक्शन 3G की बात करेंगे और सेक्शन जो है 5V का, क्लॉज V का बात करेंगे। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये कैसे करना है कि देखिए जो सही आंसर है हमारा सेक्शन 3F, फर्स्ट एंड सेकंड सही होने वाला है। बट यहाँ तो दो दिए हुए हैं, कौन सा दो दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड हमारे C और D ऑप्शन से दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3G 5-4, फिर क्या दिया हुआ है अगला, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3G 5 क्लॉज 5। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर D जो है हमारा करेक्ट होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये जो सेक्शन है, मतलब कौन सा सेक्शन, अभी हम बात करेंगे सिर्फ सेक्शन 3F 1 एंड सेकंड, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन ये डिफाइन करता है सपिंदा रिलेशनशिप में, जैसे कि मदर्स की लाइन के बारे में है कि थर्ड जनरेशन तक इंक्लूसिव होगा। फादर्स के उसमें आते हैं हम, तो फादर्स की लाइन में फिफ्थ जनरेशन तक इंक्लूसिव होता है। तो यहाँ पे फिर बात करते हैं हम कि क्या दिया है, सेक्शन 3G। तो ये जो सेक्शन है ये क्लैरिफाई करता है कि डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कैसे काउंट किए जाएंगे। फिर बात करते हैं हम अगला आपका इतना सेक्शन, तो ये नहीं है। फिर बात करते हैं हम अगला आपका सेक्शन 5 क्लॉज 5 का, ठीक है। ये क्या बात करता है कि मैरिज जो है वो वॉइड होगी अगर दोनों पार्टीज सपिंदा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है कि अगर उनके जो कस्टम है
यूसेज, कस्टम या यूसेज जो है वो अलाउ करते हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो हमने पहले ही देखा हुआ है कि आपका ऑप्शन नंबर डी मार्क करिए फॉर द करेक्ट आंसर। सेक्शन पहले इतना देखिएगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3G एंड 5 क्लॉज 5। ठीक है, इसको आपको टुकड़ों में देख के चलना है, देन इसको डिफाइन करना है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 377। इसमें क्या बात हुई है कि हु इज द नेचुरल गार्जियन of a minor married girl under the Hindu Minority and Guardianship Act 1956। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि नेचुरल गार्जियन कौन होगा? एक जो माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र की जो बच्ची है, लड़की है, अगर वो मैरिड है तब भी उसके जो है नेचुरल गार्जियन कौन कहलाएगा इस एक्ट के उसमें। यहाँ पे ऑप्शन में दिए हमारे पास उसके फादर, हस्बैंड, फिर दिया उसकी मदर, या कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन, या फिर जो कोर्ट से गार्जियन अपॉइंट किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बात की गई है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन नंबर 6 में, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 6 में कहा गया है कि फॉर ए माइनर बॉय या फिर अनमैरिड गर्ल तो फादर इज द नेचुरल गार्जियन, और अगर फादर एब्सेंट है तो फादर के बाद कौन आता है? मदर। तो फिर बात करते हैं कि फॉर ए माइनर मैरिड गर्ल, ठीक है, शादीशुदा लड़की जो माइनर है, 18 साल से कम की है जो, तो उसमें क्या होना होगा? उसका नेचुरल, उसका हस्बैंड होगा उसका नेचुरल गार्जियन। तो यहाँ पे क्या हमारा होगा? मार्क करिए ऑप्शन बी कि हर हस्बैंड विल बी हर नेचुरल गार्जियन। तो इसलिए अगर एक लड़की माइनर होते हुए शादी करती है तो उसका जो नेचुरल गार्जियन है वो हस्बैंड होता है, लॉ के अकॉर्डिंग उसका हस्बैंड ही कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट बता रही हूँ कि एग्जाम के लिए आपको ये याद कैसे रखना है कि मान लीजिए अनमैरिड गर्ल है तो उसके कौन से गार्जियन होंगे? फादर, अगर फादर नहीं है देन मदर। लेकिन अगर मैरिड माइनर गर्ल होगी तो उसका जो गार्जियन होंगे वो होगा उसका हस्बैंड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया, मार्क करिए ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर, उसका हस्बैंड। ओके, so mark option B as a correct answer. Now let's move to the next question कि Aarti and Rajesh have been married for 5 years. Over time Aarti has been subjected to continuous cruelty by Rajesh, which has led to emotional and mental distress. Aarti decided to file for divorce on the grounds of cruelty under section 13 clause 1। सेक्शन मार्क कर लीजिएगा 13 क्लॉज 1 रिगार्डिंग द ग्राउंड फॉर ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट? तो ऑप्शन दिए है आरती कैन ओनली सीक डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एडल्ट्री, आरती कैन सीक डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूएल्टी एज लॉन्ग एज शी प्रूव्स मेंटल एंड फिजिकल क्रूएल्टी। फिर कहते हैं अगला ऑप्शन कि आरती कैन नॉट सीक डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूएल्टी एज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। फिर है आरती मस्ट प्रूव राजेश क्रूएल्टी वाज इंटेंशनल टू सक्सीड इन द डिवोर्स पिटीशन। ठीक है, तो क्या सही होगा यहाँ पे आंसर? विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट? तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कहेंगे कि जो आरती है वो कैन सीक डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूएल्टी एज लॉन्ग एज, ठीक है, एज क्रूएल्टी एज लॉन्ग एज ही प्रूव्स मेंटल फिजिकल क्रूएल्टी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। तो फिजिकल क्रूएल्टी भी थी वहां पे और मेंटल क्रूएल्टी की भी बात की गई है। तो जो हमने पहले ही देखा है कि यहाँ पे सेक्शन 13 क्लॉज 1 दिया है आईए का, तो इसमें क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग डिवोर्स का जो ग्राउंड है वो क्लियरली मेंशन करता है क्रूएल्टी के बारे में। तो क्रूएल्टी का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे जो क्रूएल्टी है उसका मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होता, मेंटल क्रूएल्टी भी इंक्लूड होता है। मेंटल क्रूएल्टी मतलब मानसिक तौर पे क्रूएल्टी करना, मानसिक तौर पे
किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, वो भी क्रूएल्टी में काउंट होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर हस्बैंड की जो कंडक्ट वाइफ के लिए अनबियरेबल हो जाए, मतलब इमोशनल डिस्ट्रेस करना, ह्यूमिलिएशन करना, हरासमेंट हो गया, तो ये जो है ये क्रूएल्टी का स्कोप में आ जाता है, ये क्रूएल्टी के स्कोप में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया है कि पहले दिया था एडल्ट्री के ग्राउंड पे, तो एडल्ट्री का क्या होगा, ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि एडल्ट्री के बेसिस पे नहीं होगा, एडल्ट्री जो है अलग ग्राउंड होता है, क्रूएल्टी भी जो है इंडिपेंडेंट ग्राउंड है। फिर बात करते हैं क्रूएल्टी का, करेक्ट, तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि फिजिकल क्रूएल्टी और मेंटल क्रूएल्टी दोनों वैलिड ग्राउंड्स होते हैं। यहाँ पे जो बात करी गई थी ना, मेंटल एंड फिजिकल क्रूएल्टी पे वैलिड ग्राउंड होते हैं। फिर बात करते हैं अगला हमारा क्या है कि यहाँ पे दिया गया है कि कैन नॉट सीक डिवोर्स, मतलब नॉट रिकॉग्नाइज्ड की बात करी गई है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो क्रूएल्टी रिकॉग्नाइज्ड है वो अंडर सेक्शन 31 क्लॉज 1 आईए में है। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में बात की गई थी इंटेंशनल, ठीक है, इंटेंशनल क्रूएल्टी की बात की गई थी, तो इंटेंशन जो है वो प्रूव करना जरूरी नहीं है, इफेक्ट ऑन स्पाउस मैटर करता है, इंटेंशन को प्रूव करना जरूरी नहीं है, उसका जो इफेक्ट क्या कर रहा है उसके स्पाउस पे, ठीक है, तो वो जो है वो मैटर करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट हुआ हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द दयाभाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ इज प्रीडोमिनेंटली प्रिवेलेंट इन, किसमें, साउथ इंडिया, महाराष्ट्र एंड गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, फिर है पंजाब एंड हरियाणा। क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा? देखिए जो दयाभाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ था वो मेनली जो है प्रिवेलेंट इन बंगाल है, तो बंगाल हमारा कहाँ दिया है, वेस्ट बंगाल एंड आसाम ऑप्शन दिया है, तो ये करेक्ट होगा हमारा, क्योंकि जो बंगाल का जो है रीजन है, मतलब वेस्ट बंगाल और एक्सटेंडेड हुआ है वो कहाँ तक, आसाम तक। तो जो और उसके बाद बात करते हैं, हमारा ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र एंड गुजरात है, साउथ इंडिया, वेस्ट बंगाल, तो हमारा करेक्ट हो गया पंजाब एंड हरियाणा दिया है। तो जैसे यहाँ पे दयाभाग स्कूल का बात की गई है, ऐसे ही और कौन सा स्कूल है, मिताक्षरा, मिताक्षरा स्कूल है वो बाकी इंडिया में प्रेवलेंट है, यानी कि वो नॉर्थ में, साउथ में और वेस्ट में मिताक्षरा स्कूल प्रेवलेंट होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी जान लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है कि दयाभाग स्कूल और मिताक्षरा स्कूल में डिफरेंस क्या है। देखिए जो दयाभाग स्कूल है वो सक्सेशन बेस्ड और स्पिरिचुअल बेनिफिट पे है, मतलब पिंडदान वगैरह हो गया, और कोपाशनरी बाई इनहेरिटेंस हो गया, मतलब नॉट बर्थ के उसमें रिलेटेड है। मिताक्षरा क्या हुआ आपका, मिताक्षरा जो है वो कोपाशनरी बाई बर्थ होगा और सक्सेशन रूल्स वहां पे अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, जो दयाभाग स्कूल वहां पर करता है। एंड मिताक्षरा कहाँ पे है, नॉर्थ में, साउथ में और वेस्ट में, ठीक है, जो हमने अभी बात करी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल एंड आसाम इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 379, करेक्ट। चलिए नाउ लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनीता एंड सुरेश, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अनीता एंड सुरेश वर मैरिड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, अनीता फाइल्स फॉर डिवोर्स within 8 months of marriage on the ground of cruelty, is her petition maintainable? बताइए इज हर पेटिशन जो है वो मेंटेनेबल है? हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस है, यस एज क्रूएल्टी इज ए वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स, फिर दिया है कि नो बिकॉज डिवोर्स कैन नॉट बी फाइल्ड विद इन 1 year ऑफ मैरिज अनलेस एक्सेप्शनल हार्डशिप और डिप्रेविटी इज शोन, फिर आता है यस इफ क्रूएल्टी वॉज सीवियर, फिर ऑप्शन डी है कि ओनली आफ्टर सेपरेशन फॉर 1 year। तो क्या करेक्ट होगा, विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, पहले क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बात की गई थी कि वेर मैरिड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट
की बात करी गई है। ये कब का था? 1955 का। तो इसमें क्या बात करते हैं, मेन जो जनरल रूल है इसका सेक्शन नंबर 14 के अंदर आएगा। ये सेक्शन नंबर 14, इसमें क्या है, इसका एक जनरल रूल होता है कि जो डिवोर्स पिटीशन है वो कैन नॉट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, मतलब शादी के 1 साल के अंदर जो है डिवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं हो सकती। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है कि कोर्ट जो है में अलाउ फाइलिंग बिफोर 1 ईयर इफ एक्सेप्शनल हार्डशिप टू पिटिशनरी या फिर एक्सेप्शनल डिप्राविटी बाय रिस्पोंडेंट प्रूव हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन इन अनीता जो केस है, यहाँ पे अनीता के केस में जो एप्लीकेशन है, तो अनीता ने फाइल किया डिवोर्स विद इन 8 मंथ, 8 महीने के अंदर ही, शादी के 8 महीने के अंदर ही उसने पिटीशन फाइल कर दी डिवोर्स के लिए। तो नॉर्मली ये नॉट मेंटेनेबल में आएगा कि ये नॉर्मली ये नॉट मेंटेनेबल होगा। लेकिन अगर वो ये प्रूव करे कि क्रूअल्टी इतनी सीवियर है कि एक्सेप्शनल जो हार्डशिप है, तब कोर्ट अलाउ कर सकता है। ठीक है, उसको साबित करना होगा कि वो जो प्रूव कर सके कि जो क्रूअल्टी है वो बहुत ज्यादा सीवियर है, तो वो एक्सेप्शनल केस में हार्डशिप पे आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? नो। करेक्ट आंसर आएगा नो, बिकॉज डिवोर्स कैन नॉट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज अनलेस एक्सेप्शनल हार्डशिप और डिप्रेविटी इज शोन। तो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। करेक्ट, मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे कि 1 ईयर पर, ठीक है, एक्सेप्शन होता है हार्डशिप और डिप्रेविटी का, मतलब 1 साल में, शादी के 1 साल के अंदर जो है पिटिशन फाइल नहीं होती है डिवोर्स की। बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे क्रूएल्टी वगैरह अगर प्रूव हो जाए तो वहाँ पे ये एक्सेप्शनल हार्डशिप के वजह से ये कर सकते हैं, पिटिशन फाइल हो सकती है कोर्ट में। करेक्ट। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि रवि एंड स्नेहा, रवि एंड स्नेहा की बात हो रही है, आर डिवोर्स्ड, देयर 8-year-old daughter lives with Sneha. Ravi applies to the court for guardianship, arguing that Sneha is working full time and he can give more time to the child. So what is the court's primary consideration under the act? क्या होगा कोर्ट का प्राइमरी कंसिडरेशन? Which parent has more leisure time? कि the wishes of the child, the welfare and best interest of the child, whether the mother is employed. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा आंसर सही होगा इसमें? देखिए कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन नंबर 13 में, सेक्शन नंबर 13 के अंदर बात की गई है कि जो कोर्ट का प्राइमरी कंसिडरेशन हमेशा चाइल्ड के वेलफेयर होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे ना तो लेजर टाइम ना ही एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नहीं होगा, लेजर टाइम नहीं होगा, और जो बच्चे की विश की बात कर रही है तो वो सिर्फ बच्चे की विश की बात भी नहीं होगी, ये सब जो है ये सेकेंडरी फैक्टर होंगे। प्राइमरी फैक्टर क्या होता है कि द वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड होता है ये इमोशनल हो गया, एजुकेशनल हो गया, फिजिकल एंड ओवरऑल वेलबींग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो केस दिया हुआ है हमारे पास, किसका केस दिया है? रवि और स्नेहा का। तो स्नेहा जो है वो फुल टाइम काम करती है, तो रवि ज्यादा टाइम दे सकता है, ये एक फैक्टर हो सकता है, मतलब ये पॉजिटिव फैक्टर होगा। लेकिन जो फाइनल डिसीजन है कोर्ट का वो हमेशा के किसका होता है? चाइल्ड के वेलफेयर के बेसिस पर करेगा, मतलब जो फाइनल डिसीजन होगा वो चाइल्ड के, बच्चे के वेलफेयर के बेसिस पे होगा जो कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर कि वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच द फॉलोइंग, मैच करने को दिया है हमारे पास, ठीक है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ये क्या होगा? ये हमारे पास केस दिए हैं एंड उनका जो केस का किससे रिलेट कर रहे हैं वो केस वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये मैचिंग टाइप जो क्वेश्चंस हैं इनमें सबसे पहले स्टेचुरी डेफिनेशंस या प्रोविजंस को रिकॉल करना होता है, ये याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम मैच भी करेंगे, हम करेक्ट देखेंगे कौन सा क्या है, बट
सबसे पहले कभी भी आपके पास मैचिंग क्वेश्चंस देखने को आता है तो वहां पे आपको सबसे पहले स्टैच्यूटरी डेफिनेशंस और प्रोविजंस को रिकॉल करना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला हमारा क्या केस दिया हुआ है। पहला दिया है हमारा मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। तो इसमें क्या बात हुई थी, इसमें कौन सी बात हुई थी, यहाँ पे जो है सेक्शन में इसमें बात की गई थी मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 पे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इसको मैच कर दीजिए, मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 केस में क्या दिया गया था ये हम पढ़ लेंगे। फिर दिया है दानियल लतीफी वर्सेस यूओआई यूनियन ऑफ इंडिया सीआरपीसी। तो इसका क्या होगा कि रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस फॉर डिवोर्स मुस्लिम वुमेन, इसका ये होगा। सेकंड का क्या है, बी का होगा आपका थर्ड वन। फिर आता है यमुना बाई अनंतरो आधव वर्सेस अनंतराव शिवीराम, करेक्ट। तो इसका क्या होगा, जो हमारा सी है इसका होगा हमारा वॉइड मैरिज से रिलेटेड था ये केस। फिर आता है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो ऑप्शन डी है वो है 4, मतलब ये था बाइगेमी अंडर हिंदू लॉ से रिलेटेड था ये केस। तो कौन सा हो गया हमारा, ए का 1 हो गया, ए का हमारा 1 है, नहीं सॉरी ए का हमारा सेकंड है, ए का सेकंड है। तो यहाँ पे देखिएगा एक बार ऑप्शन विजिबल है आपको, ये सेकंड दिया हुआ है एंड ए में दिया है, ठीक है। फिर देखते हैं हम बी, जो हमारा बी का क्या था थर्ड, तो बी थर्ड हमारा दिया है ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। सी का क्या है 1, ये करेक्ट है, और डी का क्या है 4। तो ऑप्शन ए मार्क करिएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो मार्क ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है ना कि जब आपके पास मैच के क्वेश्चंस आते हैं तो ऑलवेज मैच बाय स्टैच्यूरी कीवर्ड। फिर ऑप्शन जो है वो सीक्वेंस चेक करिए कि ऑप्शन में जो सीक्वेंस दिए हुए हैं उनको चेक करना आपको। तो ये आपका इजी वे होता है मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन को करेक्ट करने का। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि फातिमा ए मुस्लिम वुमेन हैज बीन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड इमरान through talaq. Fatima is now seeking maintenance from Imran for herself and her 2 minor children. Imran argues that Fatima has remarried and therefore is not entitled to any maintenance. Under Muslim law, which of the following statement is true regarding Fatima's claim for maintenance? 4 options दिए हमारे पास, एक बार ऑप्शन देखिए देन बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन देखिए एक बार, देखिए यहाँ पे जो बात की गई है मुस्लिम लॉ से रिलेटेड केस है ये। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए जो शरत पर क्या था, शरीयत प्लस केस लॉ लाइक साहबानो और दानियल लतीफी का केस था। तो इसमें क्या है कि वाइफ जो है केस में दी गई है, फातिमा नाम है उसका, वो जो है मेंटेनेंस ओनली ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, मतलब 3 मंथ्स आफ्टर डिवोर्स में अगर वो रीमैरिड है तो अपने नए हस्बैंड से मेंटेनेंस मिलेगा, पहले वाले से नहीं मिलेगा उसको। फिर बात करते हैं चिल्ड्रंस की। तो यहाँ पे फादर का ड्यूटी है कि वो उनको मेंटेन करे जब तक वो सेल्फ सपोर्टिंग ना हो जाए। मतलब सेल्फ सपोर्टिंग मतलब होता है कि यूजुअली टिल मेजॉरिटी और अर्निंग कैपेसिटी, जब तक वो उस उम्र में ना पहुंच जाए कि वो खुद कमा के खा सकें, या फिर जब तक वो एडल्ट एज में ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारा क्या देखते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बात कर रहा है कि फातिमा इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फॉर हरसेल्फ ड्यूरिंग हर इद्दत पीरियड एंड फॉर हर चिल्ड्रन अंटिल दे आर सेल्फ सपोर्टिंग। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट होगा, मार्क कर लीजिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 1 था कि फातिमा इज नॉट एंटाइटल्ड की बात की गई है, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि शी इज एंटाइटल्ड ड्यूरिंग इद्दत के पीरियड में एंटाइटल्ड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत होगा। फातिमा इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आफ्टर द डिवोर्स, ये भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि पार्शियली ये ठीक है, 3 मंथ तक तो उसको मिलेगा वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसको इग्नोर किया गया है, बच्चों को इग्नोर किया गया, उसके चिल्ड्रन को। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी तो सही है हमारा,
ऑप्शन क्या दिया है हमारा? ऑप्शन डी में कि फातिमा क्लेम मेंटेनेंस फॉर हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन इनडेफिनेटली इरिस्पेक्टिव ऑफ हर रीमैरिज और द चिल्ड्रंस एज। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि इनडेफिनेट इरिस्पेक्टिव ऑफ रीमैरिज जो है वो सॉरी रॉन्ग होगा, क्योंकि वाइफ जो है वो रीमैरिज के बाद एक्स हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वाइफ को अगर उसकी दोबारा शादी होती है तो उसको पुराने हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो मार्क करिए ऑप्शन नंबर सी एज ए करेक्ट आंसर। इसको याद कैसे रखना है? देखिए, इसको याद रखना है कि वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा इद्दत तक, और चिल्ड्रन को मिलेगा जब तक वो सेल्फ सपोर्टिव नहीं हो जाते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट या उस एज तक नहीं पहुंच जाते हैं जब तक वो खुद कमा के खाना सके। करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो गया, मार्क कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द रेमेडी ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इज प्रूव्ड अंडर कौन से सेक्शन में? जुडिशियल सेपरेशन जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर प्रूव किया गया है? तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 में ये प्रूव किया गया है, जो हमारा ऑप्शन बी है। एक बार देखेंगे कि सेक्शन 9 क्या कहता है, क्योंकि सारे जो सेक्शन दिए हैं वो भी हमें देखते हुए चलना है कि सेक्शन 9 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है उसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूनल राइट का बात की गई है। सेक्शन 10 जो होता है इसमें है जुडिशियल सेपरेशन ईदर स्पाउस कैन अप्लाई ऑन ग्राउंड सिमिलर टू डिवोर्स। सेक्शन 11 है हमारा अगला। सेक्शन 11 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है वो वॉइड मैरिज की बात करता है, ठीक है। सेक्शन 13 है हमारा, वो डिवोर्स की बात करता है, तो इसलिए जो जुडिशियल सेपरेशन की बात कर रहा है वो हमारा है सेक्शन नंबर 10। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। सेक्शन नंबर 10 जो है वो करेक्ट आंसर है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, Rohan and Nisha have been married for 2 years. Nisha discovered that before marriage, Rohan was suffering from a mental disorder that made him unfit for marriage, and she was unaware of it at the time of कहा marriage में. She files for annulment. Under which provision can she seek this relief? Options में देखिए कि सेक्शन 11, 12, 13, 14 वॉइड, वॉइडेबल, डिवोर्स या बार टू डिवोर्स विद इन 1 ईयर। तो ये कौन सा सेक्शन कवर करेगा इस केस को? क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि जो शादी हुई है उसमें ये किस में आएगा? एक धोखा के टाइप में, क्योंकि जो लड़की थी, क्या नाम था लड़की का? निशा। वो अवेयर नहीं थी कि जो रोहन था वो ऑलरेडी शादी के पहले से मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था, तो ये बात छुपाई गई थी। तो यहाँ पे शादी क्या हो जाएगी? क्या होगी? वॉइडेबल मैरिज के अंडर काउंट होगी, जो हो गया हमारा सेक्शन नंबर 12 बात करता है। मतलब वॉइडेबल मैरिज में ये कवर होगा, क्योंकि देखिए जो हमारे पास पहला क्या दिया है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन क्या दिया है? सेक्शन 11 की बात करी गई है जो कहता है क्या? वॉइड मैरिज। तो देखिए सेक्शन 11 जो है वॉइड मैरिज की बात करता है, जैसे कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो गया, बाइगेमी की हो गया, बाइगेमी हो गया। सेक्शन 12 अगला दिया है जो हमारा आंसर है, तो ये वॉइडेबल मैरिज में आएगा, क्योंकि यहाँ एनुअलमेंट ग्राउंड्स में लाइक फ्रॉड हो गया, ठीक है, फोर्सफुली कुछ शादी कराई जाती है, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स हो गया, मेंटल डिसऑर्डर कवर होगा, और इम्पोर्टेंस इसमें कवर होता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 12 के अंदर कवर होगा जो वॉइडेबल मैरिज में आते हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 जो डिवोर्स कहता है। तो डिवोर्स जो है वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ वैलिड मैरिज, जो शादीशुदा वैलिड जो शादी है उसको जो है डिसोल्यूशन करना, वो कवर होता है हमारा सेक्शन नंबर 13 में। फिर बात करते हैं सेक्शन 14 जो कह रहा है बार टू डिवोर्स विद इन 1 ईयर। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो केस है उसको समझिए कि जो निशा का केस है उसमें रोहन ने अपना जो है मेंटल डिसऑर्डर जो है कंसील किया शादी से पहले, तो ये जो ग्राउंड है ये वॉइडेबल मैरिज के अंडर आता है, इसलिए सिर्फ जो है सेक्शन 12 के अंदर ही मिलेगा ये, ठीक है। इसमें रिलीफ जो है कहाँ मिल रहा है? सेक्शन 12 के अंदर। तो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। करेक्ट।
वॉइडेबल मैरिज होगा ये। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेक्शन 13B की बात की जा रही है यहाँ पे कि ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ए डिक्री ऑफ डिवोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड क्रूएल्टी, एडल्ट्री, म्यूचुअल कंसेंट और कन्वर्जन। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या करेक्ट होगा? देखिए यहाँ पे जो है बात की गई है किसकी, सेक्शन नंबर 13 क्लॉज बी की, किसका, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, जो बताता है स्पेशली जो प्रोविजन फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यूचुअल कंसेंट की बात करता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। इसमें दोनों जो स्पाउसेस है वो एक साथ पिटीशन फाइल करते हैं और कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है कि क्या सेटिस्फाई करेंगे वो, कि पहला कि वो एट लीस्ट 1 ईयर से अलग रह रहे हैं, ये उनको प्रूव करना है। फिर दूसरा होता है कि वो जो है शादी से मतलब अपनी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, म्यूचुअल कंसेंट होता है, दोनों की मर्जी है इसमें। फिर बात करते हैं कि डिसीजन जो होता है वो फ्री कंसेंट से लिया गया है, मतलब किसी का फोर्सफुली नहीं है, दोनों आपसी सहमति से, दोनों फ्री कंसेंट से डिसीजन ले रहे हैं। तो ये 3 राउंड होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ये हो गया म्यूचुअल कंसेंट। बात करते हैं ऑप्शन ए दिया है क्रुएल्टी, तो क्रुएल्टी क्या है कि वो एटलीस्ट मतलब क्या है, जो क्रुएल्टी में बात करें तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है, ये तो हमें पता है क्योंकि ऑप्शन सी सही हो चुका है, पहले हमें पता कर लिया कि ऑप्शन सी सही है। तो क्रुएल्टी है ये ग्राउंड सेक्शन 31 क्लॉज 1 में आता है, ठीक है, ये है सेक्शन 31 के क्लॉज सॉरी सेक्शन 13 के क्लॉज 1 में आता है, करेक्ट। फिर बात करते हैं एडल्ट्री की, एडल्ट्री क्या है, ये भी हमारा गलत है क्योंकि ये जो है ये ग्राउंड सेक्शन 13 के 1 के क्लॉज 1 में है, ठीक है। ये 1 IA हो गया, इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं, 1 IA हो गया, ये 1 इसमें आता है, ये भी 13 सेक्शन 13 के क्लॉज 1 के आई में आता है। फिर बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट, जो हमारा करेक्ट आंसर है, ये स्पेशली सेक्शन 13 के क्लॉज बी में ही है। फिर बात करते हैं कन्वर्जन, जो है कन्वर्जन गलत होगा क्योंकि ये जो है ग्राउंड सेक्शन 13 के क्लॉज 1 में 2 में आता है, क्लॉज 1 के सेकंड क्लॉज में आएगा, तो ये इसलिए ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी मार्क करिए, म्यूचुअल कंसेंट एज ए करेक्ट आंसर, मार्क ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए हिंदू मेल डाइज विदाउट ए विल, ठीक है, इंटेस्टेट, who among the following is the first person entitled to inherit his property। तो यहाँ पे फादर, मदर, ब्रदर या डॉटर्स के डॉटर्स, डॉटर्स का डॉटर्स सन हो गया, डॉटर्स का डॉटर्स सन क्या हो गया, नाती। देखते हैं चलिए, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, तो सेक्शन 8 प्लस जो शेड्यूल है उसके हिसाब से कि जो इंटेस्टेट सक्सेशन के केस में प्रॉपर्टी पहले क्लास 1 हायर्स को मिलती है, क्लास 1 हायर्स कौन होते हैं, मदर हो गए, जो विडो है, सन है, डॉटर है, ये कौन हो गया, ये क्लास 1 हायर होते हैं। विडो कौन होती है, वाइफ, मतलब हस्बैंड मर गया तो उसकी जो वाइफ है वो विडो हो गई, तो ये क्लास 1 में आते हैं। फादर जो है क्लास 2 हायर है, मतलब उसको तभी प्रॉपर्टी मिलेगी जब क्लास 1 हायर ना हो वहां पे। और ब्रदर और डॉटर के डॉटर का सन भी क्लास 2 हायर में आते हैं, इसलिए केस में जो है सबसे पहले मदर इंटाइटल्ड है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, मदर, करेक्ट, क्योंकि ये क्लास 1 में क्लास 1 के हायर में इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ हमारा क्या हुआ, मदर। तो एक चीज याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्लास 1 के हायर में कौन आएगा, मदर, विडो मतलब वाइफ, सन हो गया या डॉटर हो गया, बच्चे हो गए। क्लास 2 में कौन आता है, फादर हो गए, ब्रदर हो गया, या फिर डॉटर का बेटा हो गया, या कोई भी हो गया, वो क्लास 2 में आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही होगा, तो मार्क करिए ऑप्शन बी मदर एज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 द रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड बाय द हस्बैंड इज फॉर द इद्दत पीरियड ओनली।
ए पीरियड ऑफ 1 year आफ्टर डिवोर्स, फिर है द इंटायर लाइफ टाइम ऑफ द डिवोर्स्ड वाइफ अनलेस शी रिमैरिज, फिर है द पीरियड ऑफ इद्दत एंड हर फ्यूचर नीड्स एज इंटरप्रिटेटेड बाय द कोर्ट। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे बताइए। देखिए यहाँ पे बात की गई है किसका, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट जो 1986 का है। तो इसमें क्या है, इसमें सेक्शन नंबर 3, कौन सा सेक्शन है याद करिए, क्लियर, सेक्शन नंबर 3 बात करता है कि हस्बैंड को जो है अपनी डिवोर्स वाइफ के लिए रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस देना होता है। ये सिर्फ इद्दत पीरियड तक लिमिटेड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल लतीफी केस जो 2001 का था उसमें क्लैरिफाई किया था कि हस्बैंड को जो है इद्दत के दौरान एक लमसम जो है वो प्रोविजन देना होगा जो वाइफ के फ्यूचर नीड्स को कवर करेगा। और अगर जो वाइफ है वो रिमैरिड मतलब दोबारा शादी हो जाए तो जो मेंटेनेंस का राइट वो है वहां से खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर वो दोबारा शादी कर रही है तो वहां से मेंटेनेंस उसका जो करंट में हस्बैंड होगा उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जो एक्स हस्बैंड होगा जिससे डिवोर्स हुआ है फिर वहां से वो मेंटेनेंस देना खत्म कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए, एक बार देखते हैं कि इद्दत पीरियड ओनली दिया है तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्ट है प्लस सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे के बाद ये जो है नैरो व्यू होगा। फिर बात करते हैं 1 ईयर की बात की गई है, 1 ईयर आफ्टर डिवोर्स, तो ये भी गलत है क्योंकि लॉ में जो है ऐसा कोई फिक्स्ड 1 ईयर लिमिट नहीं होता है। करेक्ट। फिर है एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द डिवोर्स वाइफ अनलेस सी रिमैरिज, तो ये हमारा ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये गलत होगा क्योंकि जो लाइफ टाइम मेंटेनेंस हस्बैंड से नहीं सिर्फ इद्दत प्लस प्रोविजन फॉर फ्यूचर नीड्स की बात होती है। फिर बात करते हैं कि पीरियड ऑफ इद्दत एंड द फ्यूचर नीड्स एज इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट, तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि यही जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो मार्क करिए ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है द पीरियड ऑफ इद्दत एंड हर फ्यूचर नीड्स एज इंटरप्रिटेटेड बाय द कोर्ट। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 388। ओके तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस कि कभी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन आता है तो जस्ट आपको पहले क्या करना है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। आपका कौन सा लैंग्वेज है वो मैटर नहीं कर रहा है, मैटर करता है कि आप उसको किस लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं। इंग्लिश है और हिंदी, 2 लैंग्वेज में हमारा एग्जाम होता है, तो आपको जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल है आपको वो लैंग्वेज में पेपर देना है, उसको आपको समझने की कोशिश करनी है क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है। देन आपको ऑप्शंस देखने हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं और कौन सा ऑप्शन रिलेटेबल होगा जो आपका नियर बाय होगा आंसर के। करेक्ट। तो हमेशा कभी एग्जाम देने आप जाते हैं तो ये आपको चीजें कुछ है जो याद रखनी चाहिए। और प्लस जैसे बेयर एक्ट आपको जो एआईबी आपका ओपन बुक एग्जाम होता है जिसमें आप बेयर एक्ट कैरी कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्या होता है, आपको क्या करना है कि हमेशा पहले से देखिए बेयर एक्ट पढ़ के ले जाइए, उसको कैसे करना है आपको उसको अरेंज करके ले जाना है। कैसे अरेंज करना है उसका मैं एक शॉर्ट बना के दूंगी आपको, उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बेयर एक्ट को कैसे अरेंज करके जाना है, तो आपका जो एग्जाम में जो है टाइम बहुत से बहुत ज़्यादा सेव हो सके। तो आप जो है शॉर्ट्स वगैरह देखते रहिएगा, उसमें ज़रूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है आपके एग्जाम से रिलेटेड। प्लस आप अगर लॉ स्टूडेंट हैं तो वो लॉ से रिलेटेड भी उसमें सारे जो टॉपिक्स हैं आपके जो करंट में चल रहे हैं, बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे कवर की जाती हैं। तो चलिए फिर आज का सवाल देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है कि द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात की है, रिक्वायर्स ए नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज टू बी पब्लिश फॉर हाउ मेनी डेज बिफोर सोलेमनाइजेशन। तो 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज एंड 60 डेज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, कितने दिन की बात होती है, यहाँ पे कितने दिन की बात होती है। देखिए क्वेश्चन में क्या बात की गई, क्या पूछा गया है, पहले देखते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात की गई है, उसमें क्या होता है कि रिक्वायर एंड नोटिस की बात की गई, इंटेंडेड मैरिज टू बी पब्लिश
फॉर हाउ मेनी डेज बिफोर सोलमनाइजेशन, कितने दिन की होता है यहाँ पे, दैट इज फॉर द 30 डेज बिफोर सोलमनाइजेशन। 30 डेज मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो दिस पीरियड अलाउज ऑब्जेक्शन टू बी रेज एंड कंसिडर बाय द whom, मैरिज ऑफिसर, इट शुड बी कंसिडर बाय द मैरिज ऑफिसर। तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि जहाँ पे सेक्शन 5 और 6 जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 की बात करेंगे। सेक्शन 5 एंड 6 किसका, स्पेशल मैरिज एक्ट का। इसमें कहा गया है कि जो पार्टीज हैं वो इंटेंडिंग टू मैरी मस्ट गिवन ए रिटन नोटिस टू बी मैरिज ऑफिसर को देना होता है, करेक्ट। फिर आता है कि द नोटिस इज एंटर्ड इन द मैरिज नोटिस बुक एंड डिस्प्लेड जो है पब्लिकली ये डिस्प्लेड होना चाहिए। सेक्शन 7 की बात करें हम, सेक्शन 7 की, तो सेक्शन 7 में होता है कि कोई भी पर्सन है he can raise objection within 30 days of publication। how many days, 30 days, जो हमारे आंसर भी होगा। तो अगर फिर बात करते हैं कि if no valid objection is sustained, तो मैरिज कैन बी सोलमनाइज्ड आफ्टर द 30-day पीरियड। हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये भी देख लेते हैं कि 7 डेज है, ये तो बहुत छोटा टाइम पीरियड हो गया, तो ये प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं किया जाएगा एक्ट में। 15 दिन दिया हुआ है तो 15 दिन जो है वो मेंशन नहीं है लॉ में। 30 दिन है, ये स्टैचुरी होता है रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 6 एंड 7 में। फिर दिया हमारा 60 डेज, तो 60 डेज भी गलत होगा क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन लॉ में दिया ही नहीं है। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन सी 30 डेज एज ए करेक्ट आंसर, 30 डेज एज ए करेक्ट आंसर, मार्क कर लीजिए। इसको देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स्पेशल मैरिज जो हो गई है, स्पेशल मैरिज इज इक्वल टू स्पेशल नोटिस जो 30 डेज का वेट होता है। स्पेशल मैरिज इज इक्वल टू स्पेशल नोटिस कितने दिन का, 30 डेज का, 1 महीने का वेट होता है इसमें। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये प्राइमरली कोडिफाइड द लॉ रिटेनिंग टू, ये दिए हैं आपके ऑप्शन, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, विल्स ओनली, इंटेस्टेट सक्सेशन, डाइंग विदाउट ए विल एमंग हिंदूज, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, फिर है मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी राइट्स। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। देखिए यहाँ जो बात की गई है क्वेश्चन में कि द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की, वो प्राइमरली कोडिफाइड इन लॉ रिलेटिंग टू किससे, इंटेस्टेट सक्सेशन एमंग हिंदू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटेस्टेट सक्सेशन डाइंग विदाउट ए विल एमंग हिंदूज, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्या है कि सक्सेशन होता है व्हेन ए पर्सन डाइज विदाउट लीविंग ए विल, ठीक है। तो जो टेस्टिमेंट्री सक्सेशन होता है मतलब वाया विल के थ्रू होता है, वो भी रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, बट द सेंट्रल पर्पस ऑफ द एक्ट वाज टू मॉडर्नाइज एंड कोडिफाई इंटेस्टेट सक्सेशन रूल्स। तो इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, कैसे कि जो एक्ट दिया हमारा इसका पर्पस क्या है। इस एक्ट का पर्पस है कि जो पार्लियामेंट वो इनएक्टेड दिस लॉ टू कोडिफाई एंड अमेंड द हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन। फिर क्या है कि इट अप्लाइज टू हिंदूज बुद्धिस्ट, किसको होता है हिंदूज में, और बुद्धिस्ट में, जैन में और सिख में, ठीक है, इसमें ये अप्लाई होता है। तो जो एक्ट है ये लेस डाउन जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन व्हेन, कब होता है कि जब एक हिंदू डाइज इंटेस्टेड मतलब बिना विल के जो हिंदू खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो हम कुछ एक वो देख लेंगे कि प्रोविजंस की बात कर लेते हैं कि सेक्शन 8 जो है, ठीक है, सेक्शन 8 जो है वो जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल्स की बात करता है। तो इसको शेड्यूल करेंगे, जैसे लिस्ट हो गई क्लास 1 एंड क्लास 2 के हायर्स की, जो हमने पहले क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि जैसे मदर हो गया, विडो, सन, डॉटर, ये क्लास 1 में आते हैं, क्लास 2 में फादर, ब्रदर, सिस्टर्स, डॉटर के डॉटर का सन हो गया, ये सब आते हैं क्लास 2 के हायर्स में। फिर बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 30 की, सेक्शन नंबर 30 की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये रिकॉग्नाइज करता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन, मतलब जो विल के थ्रू होता है। तो बट इंटेस्टेट जो सक्सेशन है इज द प्राइमरी फोकस होता है यहाँ पे।
तो हमारे जो ऑप्शंस दिए हैं ये भी हम देख लेते हैं कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन विल्स ओनली दिया गया हुआ है, तो ये गलत होगा। क्यों? ये रॉन्ग है क्योंकि टेस्टामेंट्री जो सक्सेशन है वो इंक्लूड होता है बट नॉट द प्राइमरी फोकस नहीं है वो। फिर बात करते हैं इंटेस्टेट सक्सेशन जो दिया हुआ हमारा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि दिस इज द मेन पर्पस ऑफ कोडिफिकेशन। यहाँ कोडिफाइड ही तो पूछा गया था ना क्वेश्चन में, तो ये जो मेन पर्पस है कोडिफिकेशन का वो है हमारा इंटेस्टेट सक्सेशन का। करेक्ट। फिर बात करते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया है, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। क्यों गलत है भाई? क्योंकि ये जो है ये कवर करता है अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है वो 1956 का, ये वो कवर कर रहा है। फिर क्या आ रहा है, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी राइट, ये भी गलत होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये है कवर करता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम के लिए भी टिप देख लीजिए कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 वो कहता है मैरिज एंड डिवोर्स की बात करता है। जो HAMA हो गया, ठीक है, वो एडॉप्शन एंड मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, उसको बस आप या तो नोट कर लीजिए या फिर ये रिकॉल कर लीजिएगा, अपने दिमाग में रख लीजिए। शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए ये कुछ कुछ है, आपको शॉर्टकट्स बनाने हैं। कि HAMA 1955 हो गया मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड। फिर HAMA 1956 हो गया वो एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस हो गया। ठीक है। HAMA क्या हो गया? हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो गया। फिर HSA आ गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये सक्सेशन मेनली इंटरस्टेट की बात करता है। फिर बात करते हैं हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट जो 1956 का है, ये गार्जियनशिप रूल्स के बारे में बात करता है। ठीक है। तो एक छोटा सा ये शॉर्ट था आपको एग्जाम के लिए कि आपको याद कैसे रखना है, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही है, तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो हमने लास्ट जो एक मैच क्वेश्चन किया था उसमें आपको एक ट्रिक बताया था, तो उसी के थ्रू जरा एक बार मैच करने की कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिएगा कौन सा ऑप्शन किससे मैच हो रहा है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है सेक्शन 13 बी हिंदू मैरिज एक्ट का। करेक्ट। तो ये क्या है कि ऑप्शन 13 जो दिया है हमारे पास 13 क्लॉज बी, सेक्शन 13 क्लॉज बी हिंदू मैरिज एक्ट का है। ये किससे रिलेट करेगा? किससे रिलेट करेगा? यहाँ पे दिया है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये इससे रिलेट करेगा क्योंकि ये डिवोर्स की बात कर रहा है। फिर आते हैं सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 9 किसकी बात करता है? HMA का। ये बात करता है किसके? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, और ये 3 से मैच हो गया। फिर सेक्शन 11 जो है हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 11 किससे रिलेट करता है हमारा? ये 11 करता है वॉइड मैरिज, मतलब हमारा 4th नंबर का ठीक हो गया। फिर है सेक्शन 12 HMA का है, ये किससे बात करेगा? इसका दोस्त हो गया वॉइडेबल मैरिज, क्योंकि ये वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात करता है। तो क्या हो गया हमारा? ए का हमारा सेकंड हुआ। तो एक बार ऑप्शन देखिएगा, ए का सेकंड ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में दिया है। फिर बी का मैच करते हैं, बी हो गया B and 3, B and 3 किसमें है? B and 3 यहाँ हो गया। फिर है सी का किससे मैच किया हमने? 4th से, तो सी 4th और सी 4th कहीं दिया है? नहीं दिया है। डी कहाँ पे है? तो वैसे देख के समझ आ गया है कि 3 करेक्ट हो गए, तो चौथा भी यही सही होगा क्योंकि बाकी में ये अलग अलग जा रहे हैं। तो डी का देख लेते हैं, डी का हमारा 1 हो गया, डी का 1 हो गया, तो मतलब क्या है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो मार्क करिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा एज 17 साल की है नेहा, was taken away by her father against a custody order granting her care to her mother. The mother files a petition for recovery of custody which provision applies. Sections दिए हैं यहाँ पे,
तो कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा यहाँ पे? 17 साल की लड़की है तो मतलब क्या है, माइनर हो गई वो। तो जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का है, उसका उस एक्ट के अंदर ये केस कवर होने वाला है। तो उसका सेक्शन क्या होगा? हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, ठीक है। इसके सेक्शन नंबर 25 में, सेक्शन नंबर 25 में बात की गई है, स्पेशली जो डील करता है विद कस्टडी, किसका कस्टडी? ऑफ ए माइनर चाइल्ड की कस्टडी के बारे में ये डील करता है। क्योंकि देखिए इसमें अगर एक पेरेंट जो है वो इलीगली माइनर को ले जाता है अगेंस्ट ए वैलिड कस्टडी ऑर्डर, तो दूसरा पेरेंट जो है वो पिटीशन फॉर रिकवरी ऑफ कस्टडी फाइल कर सकता है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 25 में, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट का जो है प्राइमरी कंसिडरेशन हमेशा वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड होता है, नॉट जस्ट पेरेंटल राइट। क्या होता है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड? जो हमने पिछले 3-4 क्वेश्चंस के पहले क्वेश्चन कंप्लीट किया था, उसमें भी ये बात की थी कि कोर्ट का जो प्राइमरी कंसर्न होता है, कंसिडरेशन होता है, वो हमेशा चाइल्ड के वेलफेयर के लिए बारे में बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सेक्शन 10 जो हो गया ये गलत हो गया, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन अंडर एचएमए की बात करता है ये। फिर सेक्शन 25 जो हो गया ये हमारा सही है, क्योंकि अभी हमने बात करी है कि जो माइनर चाइल्ड और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की कस्टडी के बारे में बात करता है। सेक्शन 39 भी हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गार्जियनशिप टर्मिनेशन के बारे में बात करता है। फिर सेक्शन 14 भी गलत होगा, क्योंकि एक ऑप्शन ऑलरेडी सही हो चुका है, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि ये बार टू डिवोर्स विद इन 1 ईयर एचएमए के अंडर ये कवर होता है, सेक्शन 14। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हुआ? ऑप्शन बी मार्क कर लीजिए एज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। सेक्शन 25 जो है वो कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड की बात करता है एचएमजीए के अंदर में, ठीक है। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखा एंड महेश marriage was solemnized while Mahesh's previous marriage was still subsisting. What is the legal status of their marriage? तो valid होगा as second marriage after separation is allowed, voidable होगा void under section 11 read with section 5 clause I, फिर irregular but not void की बात की जा रही है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे क्या बात करी गई है कि देखिए इसमें क्या है कि जो ये क्या होगा शादी, ये जो है यहाँ पे क्या होगा? वॉइड होगा। वॉइड होगा कौन सा? सेक्शन 11 में वॉइड होगा अंडर सेक्शन 11 रीड विद सेक्शन 5 क्लॉज आई, क्योंकि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 5 क्लॉज आई में इसमें क्या कहा गया है? इसमें कंडीशन होती है क्या कि नीदर पार्टी शुड हैव ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर एक स्पाउस की प्रीवियस मैरिज सब्सिस्टिंग है तो नया जो मैरिज होगी, नई जो शादी होगी वो वॉइड होगा। और सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है, ये डिक्लेयर करता है सच मैरिज एज नल एंड वॉइड। तो यहाँ पे क्या हो गया कि और यहाँ पे वैलिड की बात की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सेकंड मैरिज है वो ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज इज नॉट वैलिड। फिर अगला ऑप्शन क्या दिया है हमारा? वॉइडेबल भी गलत होगा, क्योंकि जो वॉइडेबल ग्राउंड्स जो है वो फ्रॉड होते हैं, कंसीलमेंट और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करता है कि फ्रॉड शादी हो गई या कंसीलमेंट हो गया या इम्पोर्टेंस हो गया, उसमें ये वॉइडेबल शादी हो जाती है। वॉइड अंडर ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एग्जैक्टली यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फिर आते हैं इरेगुलर बट नॉट वॉइड, ये भी हमारा गलत होगा। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये मुस्लिम लॉ के कॉन्सेप्ट है, हिंदू लॉ में नहीं आते हैं, ये मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ बात हो रही है किसकी? हिंदू मैरिज एक्ट की, हिंदू लॉ की, तो उसमें ये कवर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, मार्क कर लीजिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 द प्रिजम्पशन दैट द यंगर पर्सन सर्वाइव द एल्डर इन केसेस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ, सेक्शन 21 की बात की गई, इज ए irrefutable presumption of law, presumption of fact only, refutable presumption of law या presumption of fact and law। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन?
देखिए यहाँ पे क्या बात की गई, सबसे पहले देखिए कि सेक्शन 21 की बात हुई है किसकी, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की। ये क्या डील करता है, ये डील करता है विद साइमल्टेनियस डेथ, जो कॉमन रिएंट्स के बारे में बात होती है। तो यहाँ पे एक रूल होता है, क्या रूल है भाई जानते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर एक से ज्यादा लोग एक साथ मर जाते हैं और ये डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन पहले मरा, तो जो यंगर पर्सन है, मतलब जो सबसे छोटा उसमें एज का पर्सन है, उसको प्रिज्यूम टू हैव सर्वाइव्ड एल्डर कहा जाएगा। तो ये एक जो है लीगल प्रिजम्पशन है, बट रेफ्यूटेबल, मतलब जो एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है कि एल्डर सर्वाइव्ड यंगर है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या बात की गई है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इररिफ्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, तो इसका क्या है कि ये जो है कंक्लूसिव होता है, पर यहाँ पे रिब्यूटल पॉसिबल नहीं है। रिब्यूटल पॉसिबल है, तो ये मतलब ये क्या है हमारा रॉन्ग हो गया। फिर है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ओनली, तो ये भी गलत होगा क्योंकि ये स्टैचुरी लॉ से आता है, सिर्फ फैक्ट नहीं होगा। फिर बात करते हैं हमारा अगला क्या है ऑप्शन, रेफ्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बात करता है, तो ये सही होगा क्योंकि एग्जैक्टली जो है सेक्शन 21 में इसकी बात की गई है, ये कवर आता है, ये जो इस कैटेगरी को वहां पे कवर किया गया है। फिर बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ऑफ लॉ, ये भी गलत होगा क्योंकि ये जो क्या है ये मिक्स कैटेगरी नहीं है, तो ये भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी, तो मार्क कर लीजिए एज ए करेक्ट आंसर। रेफ्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो मार्क कर लीजिए इट, मार्क इट एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम ए वॉइड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज कंसिडर लेजिटिमेट अंडर विच सेक्शन, चार सेक्शन दिए हैं 5, 11, 16 और 25, तो किसकी बात की जा रही है, कौन सा सही होगा बताइए। देखिए एक बार देख लेते हैं कि सेक्शन 5 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है वो कंडीशन फॉर ए वैलिड हिंदू मैरिज की बात करता है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर आते हैं सेक्शन 11 क्या है, ये डिक्लेयर करता है सर्टेन मैरिज को वॉइड में, मतलब जैसे बाइगेमी हो गया, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करी जाए उस वो इसमें कवर होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर बात करते हैं सेक्शन 16 की, सेक्शन 16 की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये स्पेशल प्रोविजन होता है जो चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम वॉइड और वॉइडेबल मैरिज आर डीम्ड लेजिटिमेट, ठीक है, क्योंकि जो लेजिटिमेट फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स ओनली, नॉट फ्रॉम देयर रिलेटिव, तो ये इसमें कवर हो जाएगा। और फिर बात कर लेते हैं, तो ये तो हमारा सही हो गया। सेक्शन 25 भी गलत होगा क्योंकि जो है परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की बात करता है ये, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया। सेक्शन 16 जो है उसमें ये चिल्ड्रंस फॉर्म कौन सी वॉइड मैरिज की बात करता है, ठीक है, तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। करेक्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन ए फीमेल हिंदू डाइज इंटेस्टेड, हर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फ्रॉम अ हस्बैंड डिवॉल्व in the absence of her own children upon the heirs of her husband, her parents, heirs of her father या heirs of her mother, किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, कि देखिए यहाँ पे क्या बात करी गई है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से रिलेट है ये केस, तो उसका कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 15 की बात करेंगे हम। सेक्शन 15 है वो कहता है, क्या कह रहा है कि सेक्शन 15 कहता है कि रूल ऑफ सक्सेशन फॉर फीमेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट की बात करता है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व इन द फॉलोइंग ऑर्डर, कैसे ऑर्डर में डिवॉल्व होगा, इन द फॉलोइंग कैसे, ठीक है, इसमें देखिए कि पहला होगा कि सन, डॉटर एंड हस्बैंड, फिर आता है हायर्स ऑफ द हस्बैंड, फिर आता है उसके पेरेंट्स, हर पेरेंट्स हो गया, फिर है हायर्स ऑफ हर फादर, फिर हायर्स ऑफ हर मदर, फिर आता है इसमें कि ये आप उनके क्या हो गए, ये क्या है प्रॉपर्टी जो डिसॉल्व होगी वो इस तरह से ऑर्डर में होगी, पहला क्या है उसके बच्चे और उसका हस्बैंड, फिर आते हैं कि उनके हस्बैंड के हायर्स मतलब फादर मदर हो गए, फिर उसके खुद के पेरेंट्स हो गए,
वो भी नहीं है तो उसकी हायर्स ऑफ हर फादर, मतलब उसके फादर का जो हायर्स होंगे उनके पास जाएगा। फिर हायर्स ऑफ हर मदर, इस तरह से ये आता है। तो यहाँ पे जो केस दिया है, इसमें केस में क्या कौन सा कैरेक्टर है, एक्वायर्ड ऑफ हर हस्बैंड डिसॉल्व, ठीक है, फीमेल का नाम दिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि फीमेल का नाम है नेहा, ठीक है, वो फीमेल हिंदू है, वो डाइज इंटेस्टेड, ठीक है। प्रॉपर्टी एक्वायर फ्रॉम अ हस्बैंड, हस्बैंड से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर हुई थी, तो उसके कोई भी बच्चे नहीं है, उसके डायरेक्ट कोई वो हायर्स नहीं है। तो उस केस में जो सक्सेशन है वो गोज टू हायर्स ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के हायर्स के पास जाएगा, करेक्ट। क्योंकि उसके जो है फर्स्ट क्लास से वहां पे हायर्स नहीं है क्लास 1 के, यानी कि उसके बच्चे या हस्बैंड डेथ हो गया, उसके बच्चे नहीं थे, तो प्रॉपर्टी जो जाएगी उसके जो हस्बैंड के हायर्स के पास जाएगी। वो हस्बैंड के फादर पेरेंट्स हो सकते हैं, वो जा सकता है। तो हायर्स ऑफ हर हस्बैंड ये सही होगा, पेरेंट्स गलत होगा, हायर्स ऑफ हर फादर गलत होगा, हायर्स ऑफ हर मदर होगा, क्योंकि उसके बाद सबसे पहले हायर्स ऑफ हर पेरेंट्स आएगा। तो करेक्ट करिए, मार्क करिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कि इन मुस्लिम लॉ की बात हो रही है, ए मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेस इज, कौन सा है, बातिल, शाही, फसीद या मुता, कौन सा सही होगा। देखिए क्या बात कर रहे हैं कि जो फासिद यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ये बात करता है इरेगुलर मैरिज के बारे में। तो मुस्लिम लॉ का जो है उसका जो मुस्लिम लॉ को कैसे क्लासिफाई करते हैं, देखिए जो यहाँ पे बात की गई है शाही, ठीक है, ये क्या है, ये वैलिड होता है क्योंकि जो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्टेड विद ऑल एसेंशियल, मतलब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, विटनेस हो गया। बातिल क्या होता है, ये वॉइड होगा, बातिल क्या होता है, वॉइड के अंदर आता है। ये इसमें क्या है कि नो लीगल इफेक्ट एट ऑल, इसमें कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, जैसे कि मैरिज विद प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप हो गया। फसीद की बात करते हैं तो ये इरेगुलर होगा, क्योंकि जो है डिफेक्ट इन फॉर्म प्रोसीजर होगा, जैसे कि शादी विदाउट विटनेस हो गई, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत टाइम हो गई, मैरिज विद अनलॉफुल कंडीशंस में हो गई। बात करते हैं मुता की, मुता क्या होता है कि टेम्पररी मैरिज होती है, ये शिया लॉ में होता है, ये होती है क्या, टेम्पररी मैरिज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो हमारा, फसीद, फसीद इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए हमारा जो केस दिया था उसमें क्या है कि शादी जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है विदाउट विटनेस से, तो दिस इज नॉट वॉइड, मतलब ये बातिल नहीं होगी, बट इरेगुलर जो है वो इरेगुलर में काउंट होगी, तो इरेगुलर है मतलब फसीद के अंदर आएगा, ठीक है। विटनेस है यहाँ पे, विटनेस के बिना है, इसलिए यहाँ पे ये विदाउट विटनेस हो गया, और इट कैन बी रेगुलाइज लेटर बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ विटनेस, करेक्ट। तो ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा फसीद, फसीद इज द करेक्ट आंसर। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी एज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आशा files an application to be appointed as guardian of her nephew's property. The court asked her to submit a statement specifying the minor's age, property details and her relationship. Which provision governs such applications? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। What are the 4 options जो already given in the question? तो which one is the correct answer? देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1980 से रिलेट है, जो क्या करता है कि उसका जो सेक्शन नंबर 10 बात करता है, कौन सा है, सेक्शन नंबर 10 में बात की जाती है कि स्पेशली रिक्वायर्स देन एन एप्लीकेशन फॉर गार्जियनशिप, जो इंक्लूड करना चाहिए किसको, कि माइनर्स का, जो माइनर है उसका नाम और उसकी एज, उम्र, माइनर का प्रॉपर्टी डिटेल्स होना चाहिए, एप्लीकेंट का जो रिलेशनशिप है माइनर के साथ वो भी मेंशन होना चाहिए, और उसमें होना चाहिए ग्राउंड फॉर सीकिंग गार्जियनशिप का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, सबसे पहला क्या दिया है, सेक्शन 7, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कहता है, ये पावर ऑफ कोर्ट टू अपॉइंट गार्जियन की बात करता है। सेक्शन 10 हमारा करेक्ट है, ठीक है, जो अभी हमने बात करी है कि एप्लीकेशन फॉर्मेट आर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स पे बात करता है। सेक्शन 12 है, गलत होगा, क्योंकि ये पावर टू मेक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनर प्रॉपर्टी की बात करेगा। सेक्शन 25 भी गलत होगा हमारा, क्योंकि ये कस्टडी ऑफ माइनर पे बात करता है,
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 10। तो मार्क करिए ऑप्शन नंबर 10, जो एप्लीकेशन फॉर गार्जियनशिप मस्ट स्पेसिफाई माइनर्स एज, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेंट्स रिलेशनशिप विद द माइनर, ये कवर होगा इसमें। ठीक है, तो मार्क करिए ऑप्शन 10 एज ए करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग है। एक बार देखिएगा क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, कैसे मैच करना है। निकाह की बात की गई है, तो निकाह की बात हो गई है इसमें, किसकी बात की गई है? पहले निकाह है, मुता मैरिज है, खुला है, मुबारक, कॉन्ट्रैक्चुअल यूनियन अंडर मुस्लिम लॉ। ठीक है, निकाह डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, डिवोर्स इनिशिएटेड, टेम्परेरी मैरिज अमंग शिया, और क्या है मुता मैरिज, तो टेम्परेरी मैरिज अमंग शिया। ऐसे देख लीजिए, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बात करी थी, मतलब ये डायरेक्ट कनेक्शन हो गया इसका। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या आएगा, निकाह। निकाह क्या होता है? ए का भी फर्स्ट हो जाएगा। निकाह हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल यूनियन अंडर मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बात करी गई है कि जो हमारा खुला है, खुला क्या बात करता है? खुला में बात की गई है डिवोर्स इनिशिएटेड बाय वाइफ विद हस्बैंड कंसेंट, ये हो गया। फिर है मुबारक, मुबारक हो गया डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इन मुस्लिम लॉ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सीधे सीधे ही करेक्ट हो गए ये। तो यहाँ पे करेक्ट क्या दिया है? ए का 1 हो गया, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर। ये तो सीधा ही सीधा मैच था, ये तो सीधा ही सीधा मैच था। चलिए फिर बात करते हैं इन, अगला क्वेश्चन है, इन द अर्ली 1980s a social activist group discovered severe exploitation of laborers working in stone quarries near Delhi. The workers, including many children, ठीक है, were working in extremely hazardous conditions, living in makeshift shelters, and were effectively trapped in a cycle of debt and forced labor. फिर है कि द कंडीशंस रिवील्ड सिस्टमैटिक वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. द सुप्रीम कोर्ट was approached to look into the dire circumstances of the working persons there, and one of the following views of the court was sustained in the said case. Identify from the following. following देखिए क्या है, चार ऑप्शंस दिए, एक बार ऑप्शंस पढ़िएगा, चार ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे केस का कंटेक्स्ट में बात करेंगे, तो जो अर्ली मतलब शुरुआती 1980s में जो सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप था, मतलब जो बंधुआ मुक्ति कौन सा था, मोर्चा केस की बात करेंगे, तो वहां पे अप्रोच था एससी का कि रिगार्डिंग बॉन्डेड लेबर्स इन स्टोन क्वेरीज इन दिल्ली में बात की गई थी कि नियर दिल्ली। तो यहाँ पे इशू क्या था मेन, कि यहाँ पे जो लेबर्स थे, मतलब उनमें लेबर में बच्चे भी इंक्लूड थे। बच्चे क्या होते हैं 14 ईयर्स तक के, तो वो जो है वो ट्रैप थे डेप्ट में, हजार्डस कंडीशन एंड बॉन्डेड लेबर के केस में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू था, क्या कहना था? उनका कहना था कि जो राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर, मतलब ये किस में कवर होता है, आर्टिकल 23 में, वो एक फंडामेंटल राइट है। जो ये लिंक हुआ है ये आर्टिकल 21, मतलब राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी से लिंक किया गया है। और कोर्ट जो है वो एक्सपेंडेड करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 टू इंक्लूड ह्यूमन डिग्निटी, हेल्थ, ह्यूमेन और वर्किंग कंडीशंस के। तो यहाँ पे जो है पीआईआर जो है वो रिकॉग्नाइज की गई थी, सोशल एक्टिविस्ट ने जो फाइल की थी, मतलब सोशल एक्टिविस्ट को कुड फाइल जो है पिटीशन, तो यहाँ पे ये बात की गई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार ऑप्शन देखते हैं कि द कोर्ट एस्टैब्लिश दैट द राइट टू फ्री लीगल एड इज अ मेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे राइट टू फ्री लीगल एड जो है वो मेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बात की गई थी, ये उससे रिलेट किया गया था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि एससी ने ऑलरेडी हेल्ड लीगल एड इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 जो है वो इन्फोर्सेबल था। फिर अगला ऑप्शन क्या किया गया है कि द जजमेंट प्राइमरली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग मॉनेटरी कंपेंसेशन।
मॉनेटरी कंपनसेशन का बात हुआ था क्या? कि सिर्फ यही बात की गई थी? नहीं। क्योंकि जो कोर्ट है वो एड्रेस कर रहा था सिस्टमैटिक बॉन्डेड लेबर पे, नॉट जस्ट कंपनसेशन। ठीक है, नॉट जस्ट अबाउट द कंपनसेशन के बारे में। फिर बात करते हैं, फिर आता है कि द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर एज ए फंडामेंटल राइट। ये तो सही बात है। फंडामेंटल राइट डिराइव फ्रॉम द राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। ये करेक्ट होगा क्योंकि ये लैंडमार्क रिकॉग्निशन था। ये क्या था? ये लैंडमार्क रिकॉग्निशन था उस टाइम पे, अर्ली 1980s के टाइम पे। फिर अगला ऑप्शन है कि द कोर्ट रूल्ड ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पीआईएल है वो अलाउ करती है सोशल एक्टिविटीज को अप्रोच करने में, मतलब जो पिटीशन है वो फाइल करने में। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। मार्क करिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। करेक्ट। चलिए, तो आज के हमारे ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं, उनको एक्सप्लेन भी किया जाता है, प्लस सारे ऑप्शंस भी देख के चलते हैं हम। तो सारे ऑप्शंस को भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि वो गलत हैं तो क्यों गलत है, एंड जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्यों करेक्ट है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते हुए चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, लेक्चर नंबर 17 में लेकर आएंगे, जिसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे जो आपके एआईबी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करिए। करेक्ट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एवरीवन।